Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study functioning of ecosystem. Now start the lecture and understand what is ecology. See, the study of organisms, the study of the environment, the study how the organisms interact with each other, and the study how organisms interact with their environment is known as ecology. The ecology term was first used by Ernest Haeckel in 1869, and Alexander von Humboldt is the father of ecology, whereas E.P. Odum is the modern father of ecology, whereas Professor Ramdev Misra is father of ecology in Indian context. Right? Now, what is ecosystem? See, an ecosystem is the structural and functional unit of nature, right, where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. The term ecosystem was first used in 1930 by A.Z. Tonsley, right? तो जो ecology word है वो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा यूज किया गया था, और वहीं जो इकोसिस्टम है दिस वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1935 बाय A.Z. टॉन्सले. नाउ लेट्स स्टडी इकोलॉजिकल पिरामिड्स. अब देखिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं. इकोलॉजी में कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, राइट, कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, एनर्जी का फ्लो किस प्रकार होता है, राइट, कितने प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको यदि चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाए तो जो है पिरामिडियल जो है रिप्रेजेंटेशन जो है हमें प्राप्त होता है, और इसी पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा जाता है. जैसे अगर हम देखें तो इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं. क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपने फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स. फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करते हैं उनको टर्सरी कंज्यूमर्स कहा जाता है. इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी अर्थ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के नंबर्स क्या हैं, ज़्यादा होते हैं, राइट. तो चूंकि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं इसलिए जब हम उनको यहाँ पर इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं या उनको चार्ट के माध्यम से डिपिक्ट करते हैं तो जो बेस होता है, राइट, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है या ब्रॉड होता है, राइट. वाई, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स. उनसे कम नंबर्स किसके होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. उनसे कम जो नंबर्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के होते हैं, और सबसे जो कम नंबर्स होते हैं वो किसके होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स के होते हैं. और इस तरीके से एक पिरामिडल, राइट, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है हमें प्राप्त होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा जाता है, जिसके माध्यम से, राइट, इकोसिस्टम में एक तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कितने नंबर्स होते हैं वो हम समझ सकते हैं, राइट. फिर उनका एनर्जी जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो को भी जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो सिंपली अगर हम कहें तो द पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल प्रोड्यूसर्स, इकोलॉजिकल पोजीशंस. और जैसे कि मैंने बताया कि प्रोड्यूसर से लेकर कहाँ तक, टर्सरी तक, इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट. तो बहुत ही सिंपल है. अगर एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाए कि पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन जो कि ट्रॉपिक लेवल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको ही इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं. तो द पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स based on their ecological position, right, producer to final consumer is known as ecological pyramid. अब जो ecological pyramid होता है, right, ecological pyramid consists of a number of horizontal bases. जैसे एक बेस यहाँ पर ये हो जाएगा तो ये horizontal base होते हैं इस तरीके के. अब ये जो horizontal base हैं ये दरअसल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, डिपिक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल. जैसे अगर हम देखें तो जो प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल होता है वो क्या होता है, दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज
second trophic level, this is third trophic level and this is fourth trophic level. और जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स और बायोमास और एनर्जी. और इसी वजह से अगर हम देखें तो ये जो है लेंथ, राइट, जो लेंथ है वो किसको बताती है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने हैं, या उनका टोटल बायोमास कितना है, या उनकी टोटल एनर्जी कितनी है. इसी वजह से ये 3 प्रकार के होते हैं. जो इंडिविजुअल्स को बताता है उसको ही पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं. जो किसी भी ईच बार का जो लेंथ होती है, अगर वो लेंथ किसको बताती है, बायोमास की, तो उसको ही पिरामिड ऑफ बायोमास कहा जाता है. और यदि वह किसको, एनर्जी को दर्शाती है, तो उसको ही पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी कहा जाता है. राइट, तो इस तरीके से हम सिंपली कह सकते हैं कि जो पिरामिड है, राइट, द पिरामिड consists of a number of horizontal bars depicting specific trophic level, and the length of each bar represents the total number of individuals, biomass or energy at each trophic level in an ecosystem. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर. इस तरीके से जो टर्सरी कंज्यूमर या जो टॉप कॉर्निवोर होते हैं वो उसकी टिप को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. अब ये जो हॉरिजॉन्टल बार है इनकी लेंथ, राइट, इनकी लेंथ यदि किसको, इंडिविजुअल के नंबर्स को बता रही है, तो वो जो पिरामिड है उसको क्या कहा जाएगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स. यदि द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल बार डिपिक्ट्स बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो उसको ही क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं. एंड इफ द हॉरिजॉन्टल बार डिपिक्ट्स द एनर्जी, तो उसको ही पिरामिड ऑफ क्या कहते हैं, एनर्जी और पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी कहा जाता है. चलिए, अब ये जो तीनों पिरामिड हैं इनको हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे. नाउ यू वुड थिंक दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट. तो यहां से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सबसे पहली चीज तो यही है कि इन तीनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स किसे कहा जाता है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है. सेकेंड थिंग इज दैट जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये अपवर्ड बनता है या इन्वर्टेड बनता है या दोनों बनता है. तो हमेशा ध्यान रखें जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये अपवर्ड भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है. वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास ये अपवर्ड भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है. और तीसरा जो प्रोडक्टिविटी है ये हमेशा कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है. तो यहाँ पर 5 जो है फैक्ट्स हो गए, राइट. दूसरी चीज ये है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है यदि ये अपवर्ड बन रहा है तो कहां पर बनता है, राइट, पोंड में बनता है, लेक में बनता है या ट्रीज में बनता है, राइट. तो उन इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला हो जाएगा यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर्स. अब पिरामिड्स ऑफ नंबर, सीधी सी बात है, पिरामिड ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज या पॉपुलेशन एट ईच ट्रॉफिक लेवल. तो एक ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ जो है पिरामिड ऑफ नंबर्स कहा जाता है, राइट. तो पिरामिड of numbers represents the total number of individuals of different species, right, at each trophic level, right. और ये इसका जो साइज है डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ये जो पिरामिड है ये अपराइट भी बनता है और साथ ही साथ ये इन्वर्टेड भी बनता है. अब ये अपराइट कहाँ बनता है, राइट. तो हम समझते हैं कि जो अपराइट है, अपराइट का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल. विच मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं किसमें, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं. फिर प्रोड्यूसर से कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लो एज कंपेरिजन टू प्रोड्यूसर्स.
फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स की कंपैरिजन में जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नंबर्स होते हैं वो और भी क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो इस तरीके से हायर लेवल में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड और क्या हो जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाएगा। फिर ये इन्वर्टेड भी बनता है। अब इन्वर्टेड बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लो ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। और ये कहां पर बनता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बनता है। क्लियर। तो इस तरीके से हमको यहां पर जो है 5 फैक्ट्स रिमेंबर करने। सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन, तो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज राइट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। दूसरी चीज, जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं ये अपराइट भी बनता है तो ये इन्वर्टेड भी बनता है, ठीक है। तीसरी चीज, अपराइट बनता है तो क्या होता है, राइट, in this pyramid the number of individuals is decreased from lower level to higher trophic level। for an example क्या हो जाएगा, grassland ecosystem और क्या हो जाएगा, pond ecosystem। तो pond ecosystem और जो grassland ecosystem होता है यह कैसा होता है, pyramid of numbers है और ये कैसा होता है, upright होता है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। परंतु ये inverted भी बनता है और ये कहाँ पर बनता है, forest इकोसिस्टम में। इन्वर्टेड में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इस तरीके से प्रोड्यूसर्स कम से कम होंगे, फिर इस तरीके से ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। दूसरा हो जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिंग all the organisms occupying each trophic level separately and measuring their dry weight। तो जो each trophic level है उसमें कितने organisms पाए जाते हैं और उनका dry weight कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो पिरामिड बनता है उसको ही पिरामिड ऑफ बायोमास कहा जाता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय collecting all organisms occupying each trophic level separately and measuring dry weight, right। और इससे एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और वो प्रॉब्लम कौन सी है, साइज की। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ नंबर में हो सकता है जैसे ग्रास है या फाइटोप्लैंक्टन है, उनका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, राइट। इस वजह से जो साइज की प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स है, राइट, उसमें ये एक साइज की समस्या जाती है जो कि यहाँ पर क्या होती है, दूर हो जाती है। सो दिस ओवरकम्स द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि इसमें ईच ट्रॉपिक लेवल में सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ड्राई वेट को क्या किया जाता है, लिया जाता है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, उनका ईच ट्रॉपिक लेवल में सर्टेन क्या किया जाता है, मास लिया जाता है। और ये भी अपराइट भी बनता है कहाँ पर, ग्रासलैंड में, और इन्वर्टेड बनता है किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, दोनों समझिए। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो जाएगा तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो जो ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर है, इनका बायोमास क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट। और इसमें से जैसे मैंने कहा कि कई टन्स जो है ग्रास प्रोड्यूस होती है, उसमें से जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कुछ ग्रास को खाएंगे, उनको जो है फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं और टर्सरी कंज्यूमर। तो ये इस तरीके से जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है ये अपराइट होता है, बोथ पिरामिड ऑफ बायोमास में और पिरामिड ऑफ नंबर में। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में भी जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वो अपराइट होता है, वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास में भी यह क्या होता है, अपराइट होता है। परंतु पिरामिड ऑफ बायोमास जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो
प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्या होते हैं, फाइकोप्लैंक्टन। तो फाइकोप्लैंक्टन जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और उनका साइज बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। तो जो फाइकोप्लैंक्टन है उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसी वजह से उनका जो ड्राई वेट है वो मिनिमम होता है। इस फाइकोप्लैंक्टन के द्वारा जो स्मॉल फिशेज हैं उनके द्वारा उसको ईट करती है। तो फाइकोप्लैंक्टन को जो फिशेज है वो ईट करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इन फिशेज को जो विग फिशेज हैं वो क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं। और सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा, टॉप कार्निवोरस, जैसे ब्लू व्हेल हो जाएगा जो कि डीप बॉटम में पाए जाते हैं, जिनको बेंथन्स भी कहा जाता है, राइट। तो बेंथन्स जैसे ब्लू व्हेल हो जाएगा। अब आप देखिए ब्लू व्हेल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, राइट। तो इस तरीके से ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये कैसा बनता है, ये इन्वर्टेड होता है। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी, राइट। तो सिंपल है यहाँ पर, an energy pyramid represents the amount of energy at each trophic level and loss of energy at each transfer to another trophic level। तो कुल मिलाकर ये एक जो एनर्जी लेवल है उससे अगले लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कितना लॉस होता है, यहाँ पर कितनी एनर्जी है, यहाँ पर कितनी एनर्जी है यहाँ पर, और जब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कितना एनर्जी का लॉस होता है। तो pyramid of energy or productivity represents the amount of energy at each trophic level and the loss of energy at a transfer to another trophic level, right। और चूंकि जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा 100% नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर हो जाती है, therefore this is always upward। ठीक है। तो तीसरी चीज आपको पता होगी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, राइट। अमंग दीज 3 जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा कैसा बनता है, राइट। तो ये हमेशा अपवर्ड बनता है या अपराइट बनता है, ये हमेशा कैसा होता है, अपवर्ड या अपराइट होता है। दिस शोज दैट productivity of an ecosystem is displayed in the energy pyramid। तो कितनी प्रोडक्टिविटी है ये एनर्जी पिरामिड के द्वारा जो है दर्शाई जाती है, राइट। एंड इट शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन एंड फूड वेब। तो जैसे हमने कहा कि ये प्रोड्यूसर है, राइट। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सोलर एनर्जी, और इस एनर्जी का ओनली 10% एनर्जी ही क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स को। फिर इनकी जो 10% एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ट्रांसफर हो पाती है, और यहाँ से 10% जो एनर्जी है वो यहाँ पर क्या होती है, ट्रांसफर हो पाती है। और इसे ही बोला जाता है द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो जो 10% ऑफ एनर्जी ला है वो किसने दिया था, तो ये दिया था लिंडमैन ने। MCQs MPPSC प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है एक बार शायद हिमाचल PCS में या फिर उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया था, राइट। हु propounded द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, लिंडमैन, राइट। लिंडमैन propounded द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन 1942, and according to this law only 10% of energy in food chain at each trophic level, right, is transferred from one trophic level to another trophic level, right। So only 10% energy in food chain of total energy is transferred from the lower trophic level to higher energy level, right। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो यहां पर जैसे टोटल 100% क्या है, एनर्जी, तो उसका 10% ही क्या होगा यहाँ पर होगा। अब इसका 10% जो है यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया कि 1000 kcal एनर्जी है, तो 1000 kcal एनर्जी का ओनली 10% एनर्जी, राइट। तो 10% एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100,
ठीक है। तो 100 जो के कैल एनर्जी है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसकी 10% एनर्जी मतलब 10% जो के कैल एनर्जी है वो यहाँ पर पहुंचेगी, और इसकी एनर्जी मतलब एक के कैल एनर्जी कहाँ पर पहुंचेगी, ऊपर तक पहुंचेगी। क्लियर। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना, और यहाँ पर भी एक आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टोटल एनर्जी जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस की जाती है उसका 10% जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स तक ट्रांसफर होती है, इसकी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक ट्रांसफर होती है, और इसकी 10% जो एनर्जी है वो केवल और केवल टॉप कार्निवोर तक जो है पहुंचती है। ठीक है। तो सिंपली लिंडमैन propounded or Lindman gave the 10% law of energy transfer in 1942, and according to this law only 10% of energy in food chain out of total 100% energy is transferred from one trophic level to another trophic level, right? And the rest of energy, or we can say that the 90% energy is utilized for other metabolic process and some are released as a heat। तो जो 90% एनर्जी है उसमें से कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस या जो बॉडी फंक्शन है उनमें, और कुछ क्या होती है, हीट के रूप में रिलीज हो जाती है। केवल 10% जो एनर्जी है वही क्या होती है, ट्रांसफर हो पाती है, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हेन ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेस द एनर्जी ट्रांसफर डिक्रीजेस, राइट। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। नाउ बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब यूपीएससी की ये फेवरेट क्वेश्चन रही है, बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये हमेशा से ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब वायु एक्यूमुलेशन क्या होता है उसको समझना। वायु एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के, देखिए प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ से प्राप्त करेंगे, सॉइल से, और वाटर भी उनको कहाँ से प्राप्त होता है, सॉइल से ही प्राप्त होता है। यदि इस सॉइल में या ये जो वाटर है इसमें अगर क्या है, हार्मफुल क्या है, केमिकल्स हैं, केमिकल्स हैं। अगर ये हार्मफुल केमिकल्स इस सॉइल में या वाटर में क्या है, घुले हुए हैं, तो उनका भी यूज प्रोड्यूसर्स के द्वारा कर लिया जाएगा। इस वजह से द हार्मफुल केमिकल्स राइट इंटर द फूड चेन, और जैसे ही वो फूड चेन में जाएंगे तो उनका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, राइट। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, वो ये है कि बायो नॉन डिग्रेडेबल देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल और सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे कंपोनेंट्स जिनको डीकंपोजर्स के द्वारा, जैसे फंगई के द्वारा, तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनको डीकंपोजर्स के द्वारा जो है डिग्रेड कर दिया जाता है या न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएंगे, प्लांट लीव्स हो जाएंगे, फ्रूट्स हो जाएंगे, राइट। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कुछ समय पश्चात जो फंजाई है उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देंगे और वो टोटली ह्यूमस के रूप में या उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, दोज कंपोनेंट्स विच आर नॉट डिकम्पोज्ड टोटली, राइट। तो जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है या जो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं उनको बायो नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, राइट। पॉलीथीन हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, केमिकल्स हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज समझिए, जैसे प्लास्टिक है, आपसे कई बार बोला जाता है कि वी शुड नॉट हैव वाटर, राइट, विच इज केप्ट इन बॉटल, क्योंकि बॉटल
में रखा हुए पानी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, जो कि लेटर वायु एक्यूमुलेशन के वजह से जो है कैंसर का रीजन बनते हैं। इसलिए बी मस्ट ईट फूड एज वेल एज ड्रिंक टी और लिक्विड, राइट, यूजिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ मेटल्स, जैसे कॉपर है या एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो उसको क्या कहता है, वायु एक्यूमुलेशन। तो कुल मिलाकर ये है कि वायु नॉन डिग्रेडेबल, जो वायु जितने भी वायु नॉन डिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं उनका ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेशन होना ही क्या कहलाता है, वायु एक्यूमुलेशन कहलाता है। क्योंकि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स हैं, राइट, फॉर देयर फूड। तो इसका पूरा बेसिक मैंने समझा दिया, वायु एक्यूमुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो वायु एक्यूमुलेशन इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, वायु एक्यूमुलेशन इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, राइट, केमिकल्स, राइट, और अदर वायु नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिजम्स। Vayu accumulation occurs when the rate of loss of the substance from the body of organism through catabolism, right? अब जो जितने भी organisms हम कंज्यूम करते हैं उनका catabolism के द्वारा क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, right? और excretion is lower than the rate of accumulation, right? So vayu accumulation occurs when the rate of loss of substances from the body of organism through catabolism or breakdown of molecules in living organism or excretion is lower, तो उनका लॉस जो है वो लोअर होता है देन द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन द सब्सटेंसेस, राइट। अब ये तो हमने यहां पर वायु एक्यूमुलेशन को समझ लिया। व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायु एक्यूमुलेशन। तो देखिए, एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो कि वायु नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, राइट, तो एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जैसे डीडीटी हैं, ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड धीरे धीरे, तो जैसे डीडीटी है, प्लास्टिक पार्टिकल्स है, पॉलिथीन पार्टिकल्स है, राइट, जब इनका एक्यूमुलेशन बहुत ही ज्यादा होता है तो उससे, राइट, उससे क्या होता है, उससे बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, राइट। और साथ ही साथ वायु एक्यूमुलेशन तब भी हो सकता है जब पॉल्यूटेंट्स आर नॉट हाई, राइट। और वायु एक्यूमुलेशन से जो है बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ता है, हेल्थ पे पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर जो है समझ लिया है वायु एक्यूमुलेशन के बारे में, यहाँ से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अब लेट्स टॉक अबाउट बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, अभी हमने समझा था कि जो 10% एनर्जी है वो 1 ट्रॉफिक लेवल से क्या होती है, जो 10% एनर्जी है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल, और उसी की वजह से जो हायर ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक्यूमुलेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन ऑर्गेनिजम्स along the trophic level of food chain is known as biomagnification। क्लियर। तो जैसे जैसे लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचेंगे वैसे वैसे जो वायु नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, इसको ही बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस in organisms along the trophic level of food chain is known as biomagnification, right? For an example, here trophic level 1, trophic level 2, trophic level 3 and trophic level 4। अब trophic level 1 में क्या आते हैं, right? प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्गी, राइट। तो जो एल्गी है ये प्रोड्यूसर्स है। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोड्यूसर्स है, producers synthesize their own food using water, nutrients, right, nutrients taken from the soil। अब जैसे किसी फार्मर ने अगर डीडीटी को क्या किया है,
स्प्रिंकल किया और वो जो डीडीटी है वो रिवर में पहुंच जाता है, तो रिवर जो वाटर है तो उस रिवर वाटर में ही क्या होगा, एल्गी होगा। तो एल्गी प्रोड्यूसेस या एल्गी सिंथेसाइजेस देयर फूड यूजिंग डीडीटी। तो एल्गी में जो है डीडीटी, एल्गी में क्या हो जाएगा, डीडीटी का कंटेंट इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में जो डीडीटी है, डीडीटी का एक्यूमुलेशन केवल और केवल जो है मिनिमम होगा। बट जैसे ही उस एल्गी को ग्रास हॉपर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, राइट। तो कंज्यूम करेगा तो उसमें जो डीडीटी का लेवल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो ग्रास हॉपर है वो बाकी के जो सब्सटेंसेस हैं उनको अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देगा, परंतु जो बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उसका उसकी बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा। इसीलिए ग्रास हॉपर की बॉडी में डीटी का जो है कंटेंट जो है इंक्रीज होता जाएगा। फिर जब इस ग्रोफर्स को स्नेक कंज्यूम करेगा तो उसमें डीडीटी और इंक्रीज हो जाएगा, और जब उसको फोर्थ लेवल पर जो हॉक है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसमें ये ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा, या जो डीडीटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से जो हॉक है उस पर क्या होगा, डेंजरस इफेक्ट होगा। इसको ही क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, राइट। इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर हम देखें तो वल्चर, जो वल्चर है, अब एक होता है डाइक्लोफेनिक पेन किलर। नॉर्मली क्या होता है कि जो एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को पेन किलर के रूप में डाइक्लोफेनिक जो है टैबलेट दी जाती है, राइट। तो जो डाइक्लोफेनिक टैबलेट है वो एनिमल हस्बेंड्री में जो है पेन किलर के रूप में यूज की जाती है, राइट। तो फॉर एज अ पेन किलर जो है डाइक्लोफेनिक जो है काउस को या जो काउस को या बफेलोस को जो है डाइक्लोफेनिक की टैबलेट खिलाई जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब इस डाइक्लोफेनिक जो होता है तो वो काऊ में या बफेलो में उसकी क्वांटिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। बट जैसे ही उस काऊ या बफेलो की क्या होती है, डेथ होती है, और उसके मीट को वल्चर के द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो वल्चर की बॉडी में बायो मैग्निफिकेशन की वजह से जो डाइक्लोफेनिक है उसका कंटेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जिस वजह से वल्चर की किडनी खराब हो जाती है, और इसी की वजह से द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन वल्चर स्पेसीज जो है वो कम होते चले गए हैं, और ये एक्सटिंक्ट होने वाला है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस बायो मैग्निफिकेशन। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो डाइक्लोफेनिक है, जो कि एक पेन किलर के रूप में दी जाती थी काउस या बफेले को, तो उनको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, परंतु जब इसके मीट को वल्चर ने कंज्यूम किया तो उसकी किडनी खराब हो गई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल निसे। इकोलॉजिकल निसे क्या होता है? Ecological niche refers to unique functional role and position of species in its habitat or ecosystem। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका क्या होता है, हैबिटेट होता है, राइट। उस हैबिटेट में जो इनका फंक्शनिंग रोल होता है और जो इनकी पोजीशन होती है उसको ही क्या कहते हैं, निचे कहते हैं। और जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इकोलॉजिकल निचे का होना बहुत ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो निचे है इसमें, इसको अगर हम देखें तो जैसे हैबिटेट निचे हो जाएगा। हैबिटेट निचे का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, वहां पर रहते हैं, राइट। फूड निचे मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज ईट, राइट, डिकम्पोजेस, एंड व्हाट स्पेसीज इट कम्पीट्स विद, किसके साथ में कम्पीट करती है। रिप्रोडक्टिव निके, हाउ या व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस। फिजिकल एंड केमिकल निचे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किस में आता है, इकोलॉजिकल निचे में आता है, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो सिंपली ecological niche refers to the unique functional role and position of a species in its habitat or ecosystem. The functional characteristics of a species in its habitat, right,
is referred as niche in that common habitat, right? तो जो functional characteristics है, the functional characteristics of a species in its habitat is referred to as niche in that habitat, जो कि कई प्रकार का होता है, right? जैसे क्या हो जाएगा, habitat niche, right? Where it lives, right? Food niche, what it eats and decomposes and what species it competes with. Reproductive niche, physical and chemical niche हो जाएगा, जैसे temperature, land shape, land slope, humidity, another requirement important. और जो है कंजर्वेशन में जो है इकोलॉजिकल निशे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम इकोलॉजिकल निशे को मेंटेन करते हैं तो उससे कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी स्पीसीज है वो वहां पर प्रोटेक्ट हो जाएगी। नाउ वी विल स्टडी इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम। अब देखिए जो इकोसिस्टम है, सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, राइट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम मैनी स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे एक तो अम्ब्रेला स्पीसीज हो जाएंगी, फिर कीटोन स्पीसीज हो जाएंगी, राइट। और ये एग्जाम्स में चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, इनमें फैक्चुअल क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में जो हमेशा पूछे जाते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी द इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स। सो द फर्स्ट इज की स्टोन स्पीसीज। अब ये जो की स्टोन है इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जो मॉन्यूमेंट होते हैं उनमें स्टोन का यूज करके क्या बनाई जाती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो जब बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जाती है तो इस तरीके से जो स्टोन है उनको एक के ऊपर एक क्या किया जाता है, रखा जाता है। लेकिन जब बात होती है यहाँ पर स्लोप बनाने की तो वहाँ पर एक जो स्टोन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करना चाहूँ, ये अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, की स्टोन हो जाएगा। की स्टोन का मतलब क्या हुआ कि इफ आई रिमूव द स्टोन फ्रॉम हियर तो उससे ये जो पूरा का पूरा जो गेट टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये की स्टोन है, इफ दिस इज रिमूव्ड दिस स्ट्रक्चर विल कोलैप्स, राइट। वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में भी कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए या अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि उनकी स्टोन स्पीसीज को कोई भी प्रॉब्लम होती है या जो की स्टोन स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो उन पर बेस्ड जो जितनी भी अदर स्पीसीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये एसेंशियल रोल प्ले करती हैं किसमें, जो है इन्वायरमेंट की फंक्शनिंग में। क्लियर। तो की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं अगर मैं आपको बताना चाहूं तो की स्टोन स्पीसीज प्ले एन एसेंशियल रोल टुवर्ड, राइट। तो की स्टोन स्पीसीज प्ले एन एसेंशियल रोल टुवर्ड्स द फंक्शनिंग, राइट। तो की स्टोन स्पीसीज प्ले एन एसेंशियल रोल टुवर्ड्स द फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी ऑफ हैबिटेट और इकोसिस्टम एट अ डिफाइंड लेवल। और यदि ये स्पीसीज जो है वो डिसअपीयर हो जाती हैं, राइट, डिसअपीयर हो जाती हैं या एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो उससे सिग्निफिकेंट चेंज होगा किसमें, इकोसिस्टम में। और हो सकता है कि इकोसिस्टम में, राइट, उसका मेंटेनेंस ना हो पाए और उसकी वजह से जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएं या उनके भी नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएं। अब जो की स्टोन स्पीसीज है तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो की स्टोन स्पीसीज हो सकते हैं, एनिमल्स जो है की स्टोन स्पीसीज हो सकते हैं, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी की स्टोन स्पीसीज में इंक्लूड हो सकते हैं। इवन सम इंसेक्ट्स कैन एक्ट एज की स्टोन स्पीसीज। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अफ्रीकन क्या हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा। तो यदि अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो अगर उस पर्टिकुलर हैबिटेट में है तो उसकी वजह से जो अदर ऑर्गेनिजम्स है और साथ ही साथ वहाँ की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली रहेगी। तो अफ्रीकन एलिफेंट हो जाएगा। फिर ग्रिजली
बियर्स, राइट, जो कि फॉरेस्ट गार्डनर्स में पाया जाता है। फिर शार्क्स पाई जाती हैं जो कि ओशियन क्लीनर्स कहलाते हैं। तो जो ओशियन में शार्क्स होती हैं, अगर शार्क ना होंगी तो जो कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं या जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर फिग्स हो जाएंगे, तो फिग्स हैं, शार्क्स हैं, राइट। फिर ग्रिजली बियर्स हो जाएंगे और अफ्रीकन एलिफेंट्स, दीज आर की स्टोन स्पेसीज। सेकेंड क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अम्ब्रेला स्पेसीज हो जाएंगी। अब देखिए अम्ब्रेला स्पेसीज क्या होती हैं। अम्ब्रेला स्पेसीज को किसी भी हैबिटेट में जो है वास्ट हैबिटेट क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, राइट। और इस वजह से ये वास्ट हैबिटेट में ही क्या करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं। तो यदि इन स्पेसीज को अगर हम जो है इन स्पेसीज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो उस एरिया में जो अदर स्पेसीज हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जैसे एसिटिक लायन है, अब एसिटिक लाइन को प्रोटेक्ट करना है तो हमको जो वास्ट हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एसिटिक लाइन का जो प्रे है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, डियर है, ये वास्ट जो हैबिटेट्स में रहते हैं। तो अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है, अगर ये डेफिनेशन के तौर पर पूछी जाए तो सिंपली कह सकते हैं कि अम्ब्रेला स्पीसीज रिक्वायर कॉम्प्लेक्स एंड वास्ट हैबिटेट्स। Their conservation is directed toward the conservation of entire ecosystem they belong to. Clear? तो umbrella species require complex and vast habitats. Their conservation is directed toward the conservation of entire ecosystem they belong to. तो यदि उनको कंजर्व करना हो तो इंटायर इकोसिस्टम को ही क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। Therefore, many umbrella species are usually nominated to be flagship species, right? अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हीं अम्ब्रेला स्पेसीज को फ्लैगशिप स्पेसीज के रूप में नॉमिनेट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट उनकी नंबर ऑफ द जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इंक्रीज करने का क्या करती है, ट्राई करती है। और यदि उनके नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली वहां पर इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। बिकॉज द कंजर्वेशन ऑफ अम्ब्रेला स्पीसीज एम्स टू कंजर्व द इकोसिस्टम होलिस्टिकली, राइट। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एशियाटिक लाइन, टाइगर, लेपर्ड, डियर, पिग, वुल्फ एंड क्या हो जाएगा, रैबिट, राइट। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी जो हैं ये अम्ब्रेला स्पीसीज में आती हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, इंडिकेटर स्पेसीज। इंडिकेटर का मतलब क्या है, इंडिकेशन देने वाले। तो कुछ स्पेसीज इकोसिस्टम में ऐसी होती हैं कि अगर वहां पर पॉल्यूशन का इंक्रीज होता है या कोई दूसरी स्पेसीज अटैक करती है या वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से या किसी भी अदर एक्टिविटीज की वजह से अगर वहां पर इन्वायरमेंटल चेंज होता है तो उस चेंज को इन स्पेसीज के द्वारा सबसे पहले रिफ्लेक्ट किया जाता है, राइट। तो अगर कोई भी वहां पर एनवायरमेंटल चेंज होता है तो उनकी फंक्शनिंग में जो है हमको देखने को मिल जाता है, उनको क्या कहते हैं, इंडिकेटर स्पेसीज, राइट। सो इंडिकेटर स्पेसीज is basically a group of species chosen as an indicator or a proxy to represent the state of the ecosystem as well as a certain process within that ecosystem. तो यदि इकोसिस्टम की स्टेट में कोई भी चेंजेस आता है तो हम इन इंडिकेटर स्पेसीज के माध्यम से जो भी चेंजेस हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, लाइकेंस हो जाएगा। तो यदि पॉल्यूशन जो है इंक्रीज होता है, किसी भी वाटर बॉडी में पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पर लाइकेंस क्या होते हैं, इनके लाइकेंस की संख्या में कमी आती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रेफिश हो जाएगा, विच इंडिकेट दैट वाटर इज फ्रेश और वाटर इज फ्रेश इन क्वालिटी और लॉस ऑफ नेटिव प्लांट्स इंडिकेट द इम्पैक्ट और प्रेशर ऑफ एलियन जो है ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो क्रेफिश है, अगर क्रेफिश ज्यादा मात्रा में है तो वाटर की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। साथ ही साथ अगर इसकी लॉस होता है तो इसका मतलब क्या है कि कोई एलियन है या कोई दूसरी स्पीसीज है उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फाउंडेशन स्पेसीज, राइट। कुल मिलाकर ये कि फाउंडेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस पर हम जो है अदर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल। वैसे ही क्या है कि स्पेसीज दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स आर नोन एज फाउंडेशन स्पेसीज। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, कोरल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि कोरल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, किसके साथ में, जूजेंथले के साथ में। तो कोरल लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथले। हियर जो कोरल है ये एक एनिमल होता है, राइट, जो कि जूजेंथले को क्या करता है, ये जूजेंथले को जो है हैबिटेट प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न जो जूजेंथले है वो कोरल को फूड प्रोवाइड करता है। दो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, राइट। तो कुल मिलाकर जो है कि जो सर्टेन प्लांट्स होते हैं वो स्पेशल हैबिटेट में ही या वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, डेवलप हो पाते हैं। तो हम यहाँ पर जो सर्टेन प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो है यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ एडाप्टेशंस और हैबिटेट, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, जेरोफाइट्स हो जाएगा। तो देखिए जेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव जो है थॉर्न्स में क्या होती है, थॉर्न्स में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जेरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स, राइट, जेरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स देयर लीव्स टर्न इनटू थॉर्न्स। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो एवापोरेशन है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, क्योंकि ये कहां पर पाए जाते हैं, डेजर्ट्स एरिया में पाए जाते हैं। तो डेजर्ट्स आर दोज प्लांट्स, राइट, दैट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज। और चूंकि डेजर्ट एरिया में जो वाटर है वो मिनिमम होता है, इसीलिए इनकी जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि जो एवापोरेशन है वो लो हो और इसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो। साथ ही साथ इनका जो स्टोम आता है वो नाइट में ही क्या होता है, ओपन होता है, और इनका जो स्टेम है वो फैल्सी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा और एलोवेरा हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो वाटर है, एक तो रेनफॉल है वो भी मिनिमम होता है और ग्राउंड वाटर भी मिनिमम होता है। सेकेंड हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में ही क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स को ही या वाटर में उगने वाले प्लांट्स को ही हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, एकॉर्निया हो जाएगा। अब जो एकॉर्निया है उसको ही टेररिस्ट ऑफ वाटर सिस्टम या क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत तेजी से ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो एकॉर्निया इज नोन एज टेररिस्ट ऑफ वाटर सिस्टम एंड सोरो ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, राइट। या हम ये कहें कि ये फास्ट ग्रोविंग प्लांट जो है वाटर में, सो दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोविंग प्लांट इन वाटर। और जब ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली वाटर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये कंज्यूम कर लेगा, जिससे अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे वाटर लिवली हो जाएगा, फिर ट्रैपा हो जाएगा, बुल्फिया हो जाएगा। बुल्फिया क्या होता है, बुल्फिया इज द प्लांट विद स्मॉलेस्ट फ्लावर एंड सेल। तो स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है, बुल्फिया का होता है, ये भी हाइड्रोफाइट्स होता है। लोटस है, राइट, हाइड्रोलिटा है, फिर विक्टोरिया रेजिया है। विक्टोरिया रेजिया का क्या होता है, लार्जेस्ट लीव्स होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा मेसोफाइट्स। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं या ऐसे प्लांट्स जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ सॉइल में ग्रो होते हैं उनको ही, या जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनको ही मीजोफाइट्स कहा जाता है। जैसे मैंगोज है, नीम है, जामुन है, मीज है, वीट है या ग्रेम है। नेक्स्ट हो जाएगा लिथोफाइट्स, राइट। सो दोज प्लांट्स ग्रो एट रॉक, तो जो कि रॉक में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो रॉक्स पर ग्रो होते हैं उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है, जैसे ऑर्चिड, फर्न और क्या हो जाएगा, सम एल्गी हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, रॉक हो जाएंगे और ये रॉक पर ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। फिर कैस्मोफाइट्स, राइट। तो कैस्मोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्रेवाइसेस ऑफ रॉक्स में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं।
तो प्लांट्स ग्रोविंग इन द क्रेवाइसेस ऑफ रॉक्स इज नोन एज कैस्मोफाइट्स। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्रेंथस हो जाएगा, तो एक्रेंथस जो है क्रेवाइसेस ऑफ रॉक्स में क्या होता है, ये ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स जो कि लो टेम्परेचर में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। प्लांट्स ग्रो एट लो टेम्परेचर और फाउंड इन स्नो रीजन, राइट, आर नोन एज क्रायोफाइट्स। जैसे क्या हो जाएगा क्लेमेंडीमोनास हो जाएगा और मोसेस हो जाएगा। तो क्लेमेंडीमोनास एंड जो मोसेस हैं वो क्रायोफाइट्स के एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे हेलोफाइट्स। सो सॉल्ट टॉलरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। सो अ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, तो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट दैट ग्रो इन सॉइल एंड वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी। तो ऐसे प्लांट्स जो कि हाई सैलिनिटी वाले वाटर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं उनको ही हेलोफाइट्स बोला जाता है। जैसे सोनरेसिया एंड क्या हो जाएगा एब्सीनिया हो जाएगा। तो एब्सीनिया एंड सोनरेसिया ये सभी हेलोफाइट्स में आते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द फंक्शनिंग ऑफ ecosystem, right? Now in the upcoming lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.